वन। चलो, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। अभी जितने हमारे पास पार्टिसिपेंट आ गए हैं मैं उन्हीं के साथ स्टार्ट कर रही हूँ आज का बेसिक। हमारा जो मॉड्यूल 5 है, सेशन 3 है। और इसके अंदर हमारी कोर स्किल्स और साथ ही साथ हमारी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं काउंसलिंग की, वो हम लास्ट के 2 सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो केस को ओपन करना है ना, जो इम्पोर्टेंटली चीज है कि आप लोग, अब आज का सेशन टोटली डिस्कशन बेस है। तो इसलिए अगर आप लोगों का इंटरनेट सही चल रहा हुआ तो हम उसको प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने मिनी केसेस डाले हुए हैं। और उन केसेस के साथ आप लोगों ने वन बाय वन अपनी जो अभी कोर स्किल्स जितनी हम पढ़ चुके हैं उनके साथ रिलेट करके इसको एक्सप्लेन करना है। सो अगर किसी को पहले वाला जो पॉइंट्स नहीं याद या हमने किस तरह से उसको गो थ्रू किया था, मैं थोड़ा सा रिविजिट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने लास्ट के 2 सेशन के अंदर जो की लर्निंग ली है उसमें क्या है। 12-12 जैसे मैंने आपसे कहा था ना, कोर स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स हमने अलाइन करनी है और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के अंदर बेसिकली हमने किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना है। अब एक्टिव लिसनिंग जनरल कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत जरूरी होती है, एम्पैथी भी, अटेंडिंग भी, पैराफ्रेजिंग। मैक्सिमम स्किल्स वो हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और आप लोगों को यहाँ मैं मेंशन भी करूँ कि हमारे साथ जारा नकवी साहिबा आ भी चुकी हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा 6 सेशन होगा उसमें गेस्ट लेक्चर जो मैम का ही है, और उस पे जैसे आप लोगों के साथ फर्स्ट सेशन ओरिएंटेशन में हमने एक्सप्लेन किया था कि हम सारी वो की स्किल्स को आपके साथ दोबारा से अलाइन भी करेंगे, और किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हो एज ए साइकोलॉजिस्ट, वो आप उनके वो आपको सिखाएंगी बेहतर तरीके से भी। काउंसलिंग स्किल्स जो कनेक्ट की थी मैंने प्रोफेशनल काउंसलिंग लेवल पे, उसमें इमीडिएट हमने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, समरी कैसे बनानी है, एडवांस क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, कल्चरल सेंसिटिविटी बेस पे कैसे हमने कंटेक्चुअलाइज करके क्लाइंट को कनेक्ट करना है, ताकि बेहतर तरीके से उसकी ऑनगोइंग जो स्टेट ऑफ माइंड, इनर स्टेट है, उसको कैसे समझना है, ये बहुत जरूरी होता है। कंट्राडिक्ट अगर कर रहा है ये वाला, मैं अभी क्योंकि बहुत सी बच्चियों ने कल ज्वाइन नहीं किया था तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि बहुत से लेवल पे बहुत सी चीजें ऐसी कंट्राडिक्ट करती हैं आपकी क्लाइंट के साथ, जिसमें आपने फिर फोर फ्रंट आके ये तो कॉन्ट्रैक्टिंग है ना, लेकिन कंट्रोडिक्शन पीछे वाला एक स्लाइड है जो आगे, अभी स्लाइड में प्रेस करते करते आगे आ गया। तो बहुत सी चीजों के लेवल पे ना, आप जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं, उसके साथ कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, तो आप जेंटल चैलेंजेस पे जाते हैं और आप उससे पूछते हैं। जरा सा वो जरा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन क्योंकि आपका मकसद ही ये होता है कि उसकी इनसाइट को इम्प्रूव करना, तो काउंसलिंग के अंदर वो ये पॉइंट बहुत जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप बिल्ड करते हो वो क्लियर होना चाहिए, पेमेंट कैसे बनानी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या सेशन का स्ट्रक्चर होगा, ये पैकेज प्लान आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट जरूर पहले से आइडिया हो, जब भी आप अपनी क्लाइंट की प्लानिंग कर रहे हो कि एक सेशन रिक्वायर्ड है, 2 है, 3 है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना लिया करो। रीफ्रेमिंग एट प्रोफेशनल लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ऑलरेडी कल एक्सप्लेन काफी हद तक किया था। हम सबसे पहले आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बेसिकली, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये 19 साल की बच्ची है जो कि एंजाइटी एग्जाम से पहले फेस कर रही है और अवॉइड कर रही है पेरेंट्स को बताने बताने जैसे अभी असवद आपने स्टूडेंट का भी केस बताया ना, तो इसी तरह के कुछ केसेस होते हैं जिसमें क्लाइंट, तो अब जैसे हम कह रहे हैं कि वो स्किल जिसमें एक्टिव लिसनिंग भी रिक्वायर्ड है, क्लैरिफाइंग भी रिक्वायर्ड है, गोल सेटिंग भी रिक्वायर्ड है। अब मैं अगर आपसे जनरली पूछती हूँ कि यार इस तरह का क्लाइंट आता है, तो इसके अलावा और क्या चीज आपकी काउंसलिंग स्किल के अंदर या काउंसलिंग मेथडोलॉजी के अंदर आएगी जिसकी बेसिस पे आप क्लाइंट को डील कर सकोगे। वन बाय वन शुरू करते हैं, कोई भी वॉलंटियर फर्स्ट स्टार्ट करे प्लीज। हम अक्सा से ही शुरू करते हैं, हम अपने ही टीम मेंबर से शुरू करते हैं। अक्सा, आपको क्या लगता है 19 साल की बच्ची के साथ हम ये एक्टिव लिसनिंग भी शुरू हमने कर दी, बादशाह हमने उसको सुना, मसला सुना, हमने देखा कि यार वो फ्रीज पे बार बार जा रही है, कॉल में नहीं है। असफद, आप इसको रिलेट कर सकोगे अभी रिसेंट एग्जांपल जो आप बता रहे थे ना अपने केस की, कि वो स्टक हुआ हुआ है, कहीं फ्रीज हो गया है उस पॉइंट पे, बेशक अपने पार्टनर के साथ ही और उस तरह से। तो इसमें मजीद कौन सी स्किल जो है प्रोफेशनली हमें इनकलकेट करनी पड़ेगी जिसकी बेसिस पे इस केस को हम सॉर्ट आउट कर सकेंगे या काउंसिल कर सकेंगे। मैम पेशेंस सबसे पहले। हम्म। ठीक है, जबरदस्त। उसके बाद अनबायस्ड ओपिनियन, क्योंकि मैं 22 ईयर्स की हूँ, मेरे लिए जो है ना ये बात बड़ी अजीब सी मुश्किल सी होगी कि एक 14 साल की उम्र में था
ठीक है, और मैं 22 की हूँ और मैं सिंगल हूँ, तो ठीक है, होगा मुझे थोड़ा सा कि भाई क्या हो रहा है ना। तो एक अनबायसनेस को डालना पड़ेगा, पेशेंस डालना पड़ेगा, क्योंकि टीनेजर्स बहुत इम्पल्सिव होते हैं। अगर आप उनको पेशेंस से ना सुनो ना, तो वो हम्म। आपसे टैकल नहीं होते। यस, बिल्कुल। और तीसरी चीज, आपको आउट ऑफ द वे जाके, ठीक है, आप उन पे यूजुअल ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। हम्म। और अपना कंफर्ट जोन भी बहुत जगह पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। यस, ये बहुत अच्छी बात आपने की। क्योंकि जब बच्चा आपके साथ, बच्ची या बच्चा, यहाँ पे तो हमें पता नहीं है स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, लेकिन उसकी एज मेंशन है, और एज से हम थोड़ा सा जो उसके इंडिकेटर्स हैं या फैक्टर्स हैं, या हम कुछ बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम से पहले का जो डर है पेरेंट्स को बताना है, तो ये इतना ज्यादा हाई अप क्यों हुआ है। यानी 19 साल, अपना टाइम पीरियड काफी हद तक वो गुजार चुका है, ए लेवल या ओ लेवल में है बच्चा या बच्ची। तो इस लेवल तक भी एग्जाम का जो एक एंजाइटी के फील करना है, या अवॉइड करना, माँ बाप के साथ उसकी बात अगर नहीं हो रही, वो अवॉइड क्यों कर रही है, तो देर आर सो मेनी मल्टीपल विंडोज कैन बी ओपन बाय ओनली वन लाइन। तो उसमें फिर आप मजीद क्वेश्चनिंग पे जाते हो, जैसे हमारी प्रोफेशनल स्किल पे ना, फिर आप मजीद क्वेश्चन करते हो, उसके साथ बातचीत करते हो, कम्युनिकेट इस तरह से कर रहे होते हो ताकि वो अपनी विंडोज को ओपन करे, और अनकंफर्टेबिलिटी वो जो है उसकी, जिसमें वो अवॉइड कर रही है, या एंजाइटी को लेके उसके कौन कौन से फियर्स हैं, कौन कौन से ट्रॉमा जमा हुए हुए हैं, जिसकी बेसिस पे वो अभी तक इस लेवल तक भी, जब भी एग्जाम हो रहा है, वो हम इज्यूम कर रहे हैं जब भी एग्जाम हो रहा है, 19 साल काफी हद तक उसने अपनी स्कूलिंग गुजार ली होगी, तो ये डर क्यों रही है, खौफ क्यों खा रही है, कहाँ फ्रीज हुई हुई है, किस तरह से हमने ब्रेक डाउन करना है। तो आप लोगों की ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं, प्रोफेशनल से पहले बेसिक्स आ जाती हैं। तो बेसिक्स में आप लोगों ने पहले केस को पूरा, जैसे हम एक लाइन अपनी आम जुबान में कहते हैं ना, चीथड़े, उसके केसेस के अंदर ना डाइव इन करना है बहुत ज्यादा, ताकि डिटेलिंग आपके पास आ जाए। जैसे हमारा मॉड्यूल 1 था, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, वो पूरा का पूरा आपके 10-15 मिनट में असाइन हो जाता है, कि आप उसी टाइम में स्क्रीनिंग, असेसमेंट, एमएससी, सारी चीजें मार्क कर रहे होते हो। और आप जब मार्क कर लेते हो, क्योंकि काउंसलिंग में साइकोथेरेपी, साइकोमेट्री हम ज्यादा ऐड नहीं करते, ऑब्जेक्टिफाई जरूर करते हैं, लेकिन साइकोमेट्री नहीं, उसमें टोटली ऑन बेसिस ऑफ फोकस होता है कि क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, और मैनेजमेंट पे जाने के लिए कुछ बैकग्राउंड से, पास्ट हिस्ट्री से चीजें उठानी होती हैं। तो इतनी डिटेल साइकोमेट्री आप वहां अप्लाई नहीं करते। अच्छा, इसके बाद फाइजा, आप भी हमारे साथ हो। फाइजा, आपके माइंड में कोई सवाल है इस केस को लेके, नो मैम। और कोई कमेंट है बेटा? नहीं मैम, ऐसा भी कुछ नहीं है मैम। एक चीज है कि मतलब ये चीज मेरे साथ भी कभी कभी हो रही होती है, तो फिर मैं इस चीज में खुद भी कंफ्यूज होती हूँ कि क्यों, बड़ी ऐसा क्यों हो खूबसूरत रहा होता बात है की है, बड़ी एग्जाम खूबसूरत। में। हम्म। देखो, जनरली हम सब का रिएक्शन टुवर्ड एनी काइंड ऑफ अपकमिंग इवेंट, चाहे वो एग्जाम है, शादी है, गेस्ट ने आना है, किसी जगह मीटिंग पे जाना है, कुछ है, तो हमारी एक पुशिंग फोर्स एक्साइटमेंट वाली एक्टिव होती है, या फियर वाली एक्टिव होती है, या किसी पास के ट्रॉमा की बेसिस पे वो एक्सपीरियंस हम दोबारा से रीलिव करते हैं। तो इट ऑलवेज, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें हमेशा पहला रिस्पॉन्स जो आता है इंस्टिंक्टली बेसिस जो हमारा है वो आ रहा होता है। तो आप लोगों ने हमेशा, जैसे फाइजा, थैंक यू, मुझे लगता है मैं बेहतर किया मैंने आपसे पूछा। तो बीइंग इन साइकोलॉजिस्ट, हम सबसे पहले तो एज अ ह्यूमन बीइंग सोचते हैं ना, हमें इस तरह की फीलिंग आती है, हम भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी डर लगता है एग्जाम से। डर, एग्जाम होने वाला हो तो हम तो किसी टाइम पे हमें लगता है पैनिक अटैक हो रहा है, लेकिन कितनी हद तक मैनेज है, किस हद तक आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ये इंटेंसिटी आपने वहां सेट करनी है। जैसे एक मैंने क्वेश्चनिंग की बात की इस केस को डील करते हुए, तो आप पूछते हो कि मैम, बच्चे आपकी जो इंटेंसिटी है 0 to 10, कितनी इंटेंसिटी आप मार्क करोगे, कि आपको कितना डर लगता है, कितनी एंजाइटी फील होती है, और एंजाइटी में फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा फील होते हैं, या दिमाग में, आपको जिस्म में कोई हरारत फील हो रही होती है, या दिल बंद हो रहा होता है, कपकपाहट होती है, बार बार उठ उठ के आगे पीछे चल रहे होते हैं, क्या होता है। तो फिर आप उसे ना, जैसे हमने कहा ना कि आप अपने सिम्टम्स को काउंसलिंग के अंदर आप चेक कर रहे होते हो साथ साथ,
कि ये फिजिकल सिम्टम पे फंसा है, मेंटल लॉक पे कहीं फंसा है, पास्ट में कहीं फंसा है, कहाँ पे इसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और अवॉइड करने में क्या, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप है, देर आर सो मेनी विंडोज यहाँ पे ओपन होती है ना। तो पहले अपने आप को देख रहे होते हो, अपने आप को समझ रहे होते हो, अपने अपने कनेक्ट के साथ, वो 3 सेकंड का 2 सेकंड का यूजुअली ब्रेन साइंस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट का जो प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट होती है वो 3 सेकंड लेती है, 6 सेकंड के अंदर अपनी जो भी उसकी एक्सपीरियंसेस है वो लॉक करती है और रिस्पॉन्ड टुवर्ड पेशेंट जाती है। लेकिन यूजुअली लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं, इस तरह वाली फीलिंग, न्यूट्रल रिस्पॉन्स नहीं रख पाते। जी अक्सा बेटा। मैम यहाँ पे हम जो है डाउनवर्ड एरो टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो इतने इजीली ओपन अप नहीं होते। तो यस, जब हम उनसे देखो अवॉइड है ना यहाँ पे वर्ड, कि ऑलरेडी उसका इतना क्लोज रिलेशनशिप पे वो कनेक्ट नहीं हो रहे। जी अक्सा प्लीज बोलिएगा। मेरे पास एक सिमिलर केस था, और उसमें भी वो ऐसे ही मतलब बोल नहीं रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसमें ऐसा हुआ कि मतलब हम उनसे एक क्वेश्चन करते थे, और हम्म। फिर जो उनका आंसर होता था फिर उसको रिफ्रेश करके किसी और सिचुएशन से रिलेट करके फिर उनसे वो दोबारा से क्वेश्चन करते थे। तो हाँ, इस तरह से जो इंटरेक्टिव था वे में। वो स्लोली कुछ वर्ड्स के थ्रू ही, बेशक वो शॉर्ट वर्ड्स बोल रही थी लेकिन वो ओपन अप होती गई, फिर हमें उसका उनकी सारी हिस्ट्री और सारी चीजें पता चलती गई। बिल्कुल यही वो काउंसलिंग स्ट्रेटजीज है ना, कि आपने यस डायरेक्ट वे में कनेक्ट करना है पेशेंट से, आपने इनडायरेक्ट वे में करना है, कम्युनिकेशन की स्किल्स ही सारी यहाँ पे मार्क हो रही होती। थैंक यू। आगे चलते हैं, किसी और का कमेंट है इस पे? सजूब आपने हमें ज्वाइन किया है, कृतिका, मैम जारा, हम आपको जहमत देंगे अगले सेशन में। आज हम आपको इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हमें पता है आप ऑब्जर्वेशन के लिए आई हैं कि हमारा नॉलेज कितना है हम कहाँ तक पहुंचे। सो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट, और हम एक्साइटेड भी हैं आपका लेक्चर लेने के लिए। सो थैंक यू, आप टाइम निकाल रही हैं। जी सबूत सजूब। सजूब आप लोगों का इंटरनेट वहां पे कनेक्ट हुए हो तो थोड़ा चल रहा होगा। सो खैरियत है आप लोगों की तरफ? कृतिका, कोई मसला परेशानी तो नहीं ज्यादा हुआ? यस मैम, अभी भी हो रही है यहाँ पे बारिश, तो बारिश हो बीच रही बीच है? में कनेक्शन थोड़ा हो जाता है जी। चलो, मतलब आपकी और आपकी फैमिली सेफ है? जी जी मैम, सब चले, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है। चलो, चलो अगले केस पे जाते हैं। 28-year-old वुमेन इन अ मैरिटल कंफ्लिक्ट विद इन लॉस। सजूब आपने अनम्यूट किया है बेटा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओके। इस केस को मेरे साथ कौन डिस्कस करेगा? मरियम जुबैर, यस मैम। हाजिर हो कैसे हो बच्चे, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। चलो आप बताइएगा प्लीज, क्योंकि अभी देख रही हो ना केसेस, जा रही हो हॉस्पिटल? नहीं मैम, कल से जाऊँ। कल से जाओगे? केस देखा है कोई? किसी बड़ी औरत को देखा है अभी तक? मैम वैसे देखी है, ठीक बड़ी है। औरतें भी आती हैं। ठीक है, वो ठीक। ज्यादातर वो हैं जो मतलब ना वो हस्बैंड पे शक करते हैं, जो उनको हम्म। लगता है उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, इस तरह की। हाँ, तो मैरिटल कन्फ्लिक्ट में तो सब कुछ इसी तरह का आता है, और फिर इन लॉज के साथ हमारे अनबन इसी तरह से बन रहे होते हैं। यस मैम। अभी बहुत सी बच्चियां यस यहाँ मैम। गैर शादीशुदा हैं, इंक्लूडिंग हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो शादीशुदा तो मैं ही हूँ इस सारे में, कोई और तो नहीं है शादीशुदा यहाँ पे? तो मैम ये तो थोड़ा सा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी तो केस हो सकता है ना, अगर बहुत ज्यादा शकी खातून है तो। हाँ हाँ। अच्छा देखो, पहली तो मैं चीज यहाँ पे ना, पैरानोइक जो कंडीशन है इसके 4 पैरामीटर्स हैं। पैरानोइक अगर लगे कि अनजस्टिफाइड है, अनएक्सप्लेन्ड है, बैक एंड पे कोई सिचुएशन नहीं है, और डिल्यूजनल बेस पे जा रहा है, तब जाके हम उसको इस फीचर के साथ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फीचर है आपका साइकोसिस का, तो अगर उस लेवल पे आपने उसका क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है तो 4-5 फीचर्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि पिछले 6 महीनों से, 3 से 6 महीने लगातार क्या ये यही बिहेवियर उस खातून के अंदर या मेल के अंदर सस्टेन कर रहा है। एक फीचर पॉजिटिव हो जाता है तो पैरानोइक कंडीशन बाज़ लोगों की अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे डर के खौफ की कंडीशन में आते हैं। तो ये मैं सिर्फ पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी। असवद, यहाँ पे मैरिटल कन्फ्लिक्ट हम कुछ भी कहते हैं,
इन लॉज के साथ है, हम जनरली कह रहे हैं क्योंकि ये जनरल लाइन है ना। तो उसमें हम जैसे एम्पैथी भी थोड़ी सी बिल्ड कर रहे हैं कि हम समझते हैं उसकी नीड्स को, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल। कन्फ्रंटेशन भी थोड़ा कर लेते हैं। और कौन सी स्किल यूज होगी इसके अंदर? सब वन बाय वन प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम स्किल्स पढ़ चुके हैं आज का सेशन, इसीलिए मैंने अलाइन नहीं छोड़ा कि ये फिर पेंडिंग चला जाएगा। हमारे लास्ट के मॉड्यूल की भी कुछ चीजें पेंडिंग अभी तक हैं, जो कि आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए अच्छी नहीं है। जी, अक्सर प्लीज आप बताइएगा। अक्सर कहेंगी मैम मुझे फंसा रही हैं आप। नो मैम। मैं क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ गए हो? यस मैम, समझ गई हूँ। जी प्लीज। मैम इसमें हम स्किल्स जो यूज करेंगे वो, अगर हम वैलिडेशन और नॉर्मलाइजेशन करें, लाइक के मतलब उन बात को एक्सेप्ट करें कि नॉर्मलाइजेशन, मतलब थैंक यू हमारे थैंक यू। हम्म। हमारे कल्चर की चीजें हो रही हैं, तो आपने खुद वहां पे बाउंड्रीज लगानी है, और किस तरह से आपने उनकी डीलिंग्स को बेहतर बनाने के लिए इस पे फोकस करेंगे। पहले तो उनकी बात सही से सुनेंगे, हम्म। एक्टिव लिसनिंग करेंगे, और फिर जो है कुछ चीजें रिफ्रेश करके उनको दोबारा बताएंगे, कुछ सिचुएशंस में उनको डाल के हम्म। चीजें वो दिखाएंगे उनको। और फिर जो है बाकी सारी बिल्कुल। थेरेपी की जरूरत हो तो। काउंसलिंग, यहाँ पे हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्योंकि हम इसे टास्क नहीं दे सकते, हम काउंसलिंग पे अभी यस जा मैम। रहे हैं ना। हमने अपने आप को बाउंड किया है कि यार सिर्फ हमने इस तरह से काउंसलिंग करनी है ताकि ना वो इंसाइटफुल हो जाए। अब स्पेसिफिकली इसमें ना जो नॉर्मलाइजेशन का मोड है, जैसे हम जिस कल्चर के अंदर, इट्स नॉट ओनली इन आवर कल्चर, ये इंटरनेशनल लॉ है। हमें इसको लॉ का वर्ड यूज कर रही हूँ कि ये रूल ऑफ लाइफ है, ये टोटली हर जगह पे इन लॉज के साथ कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट बनते हैं। अब किस तरह से बन रहे हैं, पहले आपने उसे नॉर्मल फील कराना है कि यार ये बन रहे हैं। अब हम सॉर्ट आउट करने के करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो बन रहे हैं उसकी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकती हैं, क्योंकि हर जगह ये मसाइल हैं, हम ये कह रहे हैं। लेकिन आप अपने लेवल पे कैसे मैनेज, यहाँ पे इंडिविजुअल अप्रोच बहुत ज्यादा सेट होती है क्लाइंट की। फिर आप कन्फ्रंटेशन में आप उसके साथ इंडिविजुअली आप क्या सेटिस्फेक्शन चाहते हो, आप क्या पीस चाहते हो, आप क्या चाहते हो, एक्सप्रेस करो अपनी नीड्स को। फिर आप उससे पूछते हो, फिर वहां पे हमारी वो सर्कुलर क्वेश्चनिंग आ जाती है कि आप फिर घुमा फिरा के अपनी बात को उस तरफ लेके आ रहे होते हो कि क्लाइंट अपना अप इंसाइटफुल हो जाए और अपने लेवल पे अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है? ओके। यस मैम। अच्छा, माइक्रो टेक्निक्स पे थैंक यू सो मच मिस अक्सा, आपने साथ दिया। अच्छा, ये माइक्रो टेक्निक्स मैंने यहाँ 1 आवर लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो मैं इसको ना 1 आवर के बजाय 5 से 7 मिनट में आपके साथ शेयर करती हूँ कि माइक्रो टेक्निक्स जो हैं वो बहुत जरूरी होती हैं काउंसलिंग के अंदर, जो कि आपको स्पेसिफिक फोकस इंटरवेंशन पे लेके जाती हैं। अब हमारा सफर इस, जैसे हमने कहा कि हमारी बेसिक स्किल्स आ गई, बेसिक्स के बाद प्रोफेशनल आ गई, प्रोफेशनल के बाद आगे की जो हमारी नॉट बनती है चेन, वो माइक्रो टेक्निक्स हैं। फिर उसके बाद थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस पे जा रहे होते हैं हम। तो माइक्रो टेक्निक्स में हम स्पेसिफाई करते हैं कि एंजाइटी है उसको तो पैनिक अटैक कंट्रोल करना है। अगर उसको सांस की बात ये बुरी लग रही है तो उसको मैनेज कैसे करवाना है। अगर उसको लग रहा है कि उसको नींद नहीं आ रही, नींद एक्चुअली एक इंडिकेटर है, लेकिन उसके बैक एंड पे बहुत से फैक्टर्स उसके अटैच्ड होते हैं जो पेशेंट आपको रिपोर्ट करता है। तो आपने फिर एज अ होल वहां पे करना होता है, लेकिन क्योंकि स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस पहले उस पे आ जाती है, तो वो माइक्रो टेक्निक आ जाएगी कि आप अपना बेड को चेक करें कि वो पिलो आपको ठीक है कि नहीं ठीक है, जिस कमरे में आप सोते हैं कि वहां की लाइट तो नहीं आती। छोटी छोटी जो सारी एक्सरसाइजेज इसमें हम करवा रहे होते हैं, तो वो माइक्रो टेक्निक्स का एक पार्ट होता है कि आप विद इन सेशंस कम्युनिकेशन के साथ डीपन इनसाइड जाते हो, सपोर्ट चेंज की तरफ जाते हो, स्पेसिफिक माइक्रो इंटरवेंशंस लगा रहे होते हो, और उसी के साथ अपनी कोर स्किल्स की गाइड, मतलब ये एक तरह का फ्लो चार्ट आपका बन रहा होता है जो हर क्लाइंट के अंदर आप कस्टमाइज करते हो। ये क्लाइंट टू क्लाइंट हर जगह डिफर करेगा आपके लिए। सो जो माइक्रो टेक्निक्स की लिस्ट है ना, उसमें वही प्रोफेशनल स्किल आ जाती है जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स कहते हैं। मिनिमल जो आपके इनकरेजमेंट है, जहां पे आप बार बार पूछते जी जी मैं सुन पा रही हूँ, आप बताइएगा, आप ये कहना चाह रही हैं, मुझे लगता है कि आपने बहुत बेहतर किया।
मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन को, आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये वाली जो कम्युनिकेशंस की लाइंस हैं, आप वहां पे इंकरेजमेंट के, और फिर आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने बहुत बेहतर से इस चीज का रिस्पॉन्ड किया। आप इस तरह से ना अपने क्लाइंट को इंगेज कर रहे होते हो, ताकि वो इनकरेज्ड होके आपके साथ कनेक्ट होके आपको साथ बेहतर अपनी वेलनेस को, पहले तो क्योंकि वेलनेस का पोर्ट शुरू होता है ना, वेलनेस को मैनेज करते हुए फिर डिस्ट्रेसेस जो भी हैं वो रिजॉल्व करता जाए। तो पैराफ्रेजिंग, जो कंटेंट है जो भी आपका है वो आप अपने क्लाइंट, हमारा क्लाइंट बेसिकली हमारी बच्चियों के अंदर या मेरे अंदर भी, ये मैंने शुरू से एक्सपीरियंस किया है, अब जाके काफी हद तक इसको रिजॉल्व कर पाए हैं हम, कि हम ना अपने क्लाइंट को रिफ्रेज नहीं कर पाते। हमने क्योंकि पढ़ा होता है इंग्लिश में, उनका जो सारा का सारा मदरबोर्ड चल रहा होता है ब्रेन का, वो मदर लैंग्वेज उर्दू के अंदर चल रहा होता है, उनकी फीलिंग उर्दू के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वो इतने बड़े बड़े जार्गन्स, इतनी बड़ी बड़ी लाइंस, इतनी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो फिर आपने आसान, अब मैं स्लीप हाइजीन किसी क्लाइंट को कह दूं, जेनजी तो समझ जाएगा, लेकिन जो जो हमारे उससे पीछे की जनरेशन या कोई ऐसा पर्सन जो कि ज्यादा कनेक्टेड नहीं है आज तक आजकल के स्लैंग के साथ, तो वो उस तरह से इन चीजों को नहीं कनेक्ट कर पाता। और फिर आपने रिफ्रेज करना होता है कि नहीं, मैं इससे मुराद ये सिंपल सिंपल स्टेप बता रही हूँ, जिसकी बेसिस पे आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये ऐड करना है, ताकि बेहतर तरीके से आप जिंदगी के अंदर थोड़ा सा पहले बैलेंसिंग क्रिएट कर सके। डिस्ट्रेस को फिर भी नहीं छेड़ते अगर क्लाइंट इस तरह से है, आप उसे कहते हैं कि पहले एक रोजमर्रा की रूटीन पे आते हैं, तो पैराफ्रेज भी करते हुए आप उसको कनेक्ट करते हो, फिर समरी करते हो, जैसे एंड ऑफ सेशन हमेशा समरी करना हर सेशन में आपके लिए बहुत जरूरी होता है। बात ये होता है कि एकदम से पेशेंट एंटर हो गया, तो आप अभी समरी इंक्लूड नहीं की होती है आपने, क्योंकि क्लाइंट को तो आपने एंडिंग कंक्लूडिंग या समराइजेशन, जो समरी ऑफ योर रिमार्क्स है, आप इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिख भी नहीं सकते हो, ना मेडिसिन होती है तो एक पॉइंट में जाता है। तो हमेशा मैं अपने टाइम पीरियड में ई प्रिस्क्रिप्शन यूज करती हूँ कि ये कंक्लूडिंग रिमार्क अगर मैं अभी आपको नहीं दे पा रही, अभी जो मेरी आपके साथ बातचीत हुई है इसको मैं समराइज करूंगी और उसके की पॉइंट्स में लिख दूंगी, और मैं आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आपके पास भी आ जाए और मेरे पास भी रिकॉर्ड में आ जाए। तो आप समरी कर देते हो, क्लाइंट को भी याद रहता है, आपको भी याद रहता है, अगले सेशन में जब वो कनेक्ट होता है तो आप काउंसलिंग की अगली स्ट्रेटेजी पे चले जाते हो। अब ये जो इमिडेसी है ना, अब ये जैसे हम कह रहे हैं कि आपका जो जो भी हेयर एंड नाउ का जो फीडबैक है, इमीडिएट से है ये सारा का सारा, कि इमीडिएटली आपने रिजॉल्व करना है वो ऑन टाइम। जैसे पेशेंट एकदम से रोना शुरू हो गया, एकदम से उस जैसे ये कल की बात है, एक क्लाइंट है, पैनिक अटैक, माँ बेटी की दोनों की लड़ाई हो रही थी, ये वही केस है जिसको मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उनकी लड़ाई इस कदर हुई कि बच्चे का पैनिक अटैक शुरू हो गया, और बच्चे को फिर रूम से बाहर लेके जाके मुझे बाहर सेटल करना पड़ा। तो इमीडिएटली आपने फीडबैक उस कंडीशन पे क्या दिया, रिस्पॉन्स क्या किया, उसके सेटल किया। बेशक आपका टाइम पीरियड उसमें बहुत 45 मिनट का सेशन है, तो घंटे घंटे बाज का इस तरह से आपका लॉस्ट हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशनशिप पे डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट की, हमारा क्लाइंट कभी भी टोटली आप बाउंड तो करते हो, लेकिन फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन या जब कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपका टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो प्रोबिंग क्वेश्चंस है, रीफ्रेमिंग है, स्केलिंग क्वेश्चंस हैं, जिसकी बेसिस पे आप बेहतर उसके साथ कनेक्ट होके पूछ रहे होते हो कि अगला स्टेप क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अगर वो नहीं बता रहा तो आप इंटरवेंशन लगाते हो अपनी पूछने की। नॉर्मलाइज, ये ऑलरेडी हमने प्रोफेशनल स्किल्स के लेवल पे पढ़ा था। बासकत ना, जैसे आपका पेशेंट खामोश हो गया, ये मेरी लास्ट के लेक्चर्स में भी आपसे बात हुई थी, तो अगर वो खामोश होके 1 मिनट लेना चाह रहा है तो आप 1 मिनट दीजिए। अगर वो खुल के रोना चाह रहा है तो आप उसे इजाजत दीजिए, ताकि वो वापस अपनी इमोशन की ऐसी फेज में आए जहां पे आपको सुनने के साथ हो। फर्स्ट सेशन में यूजुअली बच्चियां क्या करती हैं, वो बेसिकली बार बार पूछना शुरू हो जाती हैं, या कुछ ऐसा होता है जहां पे आपको जल्दी होती है ना, तो आप चाह रहे होते हो कि यार ये पहले अपना रोना बंद करे, यार ये खामोश ना हो, बता दे जल्दी जल्दी बता दे। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपकी वो, क्योंकि मैम ज़ारा कनेक्ट करेंगी कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन में टाइम मैनेजमेंट कितनी ज्यादा मैटर कर रही होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ पेशेंट की स्टेट यहाँ पे ज्यादा मैनेज कर रही होगी। तो आप लोगों ने जहाँ पे साइलेंस होना है, जहाँ पे पॉजेस देने हैं, जहाँ पे नॉडिंग करना है, जहाँ पे न्यूट्रल रिस्पॉन्स देना है, हर चीज को आपने फिर बेसिक के लेवल से लेकर प्रोफेशनल, जहां कंसल्टेंसी भी आप लोग नेक्स्ट कर रहे होगे, उस तक बिल्ड करते जाना है। अब इमोशनल एक्सप्रेशन के लेवल पे, जैसे मैंने कहा, न्यूट्रल रिस्पॉन्स है, या आप उसे बिल्कुल सही, कुछ ऐसे इस तरह के वर्ड भी कर सकते हो। इवन बिहेवियरल रिफ्रेश में बस का ये होता है कि पेशेंट जब बहुत ज्यादा कह रहा हो